2014 का लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल हैं। सर, आप अपने इलाके में हैं और अभी कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी आकर गए थे। आप भरूच आते हैं, अपने गांव आते हैं, तो नरेंद्र मोदी को कैसे पता चलता है कि ये इत्तेफाक है कि आप और नरेंद्र मोदी? मुख्यमंत्री जी है, उनकी अपनी एजेंसीज है, लोकल आईबीज है, तो नेचुरली वो सबका ख्याल तो रखेंगे कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, और ऐसे बहुत लोगों के ख्याल रखते हैं। तो मेरा रखे वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने आपका नाम लेकर कहा था कि कांग्रेस मियां अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उसमें ये पुरानी बात हो गई, उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। तब भी मैंने कहा था लेकिन कि भाई अगर और कोई, इनकी बात तो छोड़िए नरेंद्र भाई, कि अगर और कोई भी मेरे खिलाफ कुछ कह दे तो मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मेरे माँ बाप ने ऐसा मुझे सिखाया है कि कम से कम कोई चाहे कुछ भी बोलता रहे, किसी का अगर थोड़ा सा भी किसी को दर्द हो, किसी का दिल दुखे, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो जो कहते हैं कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि आप सत्ता से जाने वाले हैं, इसीलिए सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए आए हैं। लग रहा है कि यही जो कि यहाँ आए थे, उनको लग रहा है कि यहाँ गुजरात में उनकी सीटें कम आ रही हैं। तो हमारे लोग कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कि बौखला गए और बौखलाहट पे कुछ बातें कर रहे थे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, गुजरात मॉडल की बात नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल, और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उसी गुजरात मॉडल के आधार पर वो बोलते हैं कि पूरे देश में मैं इस मॉडल को स्थापित करना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप गुजरात के हैं, 2002 का चुनाव उन्होंने जीता, 2009 में चुनाव जीता, उसके बाद लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री रहे। तो गुजरात मॉडल के आधार पर गुजरात की जनता उनको कैसे स्वीकार करती है? दो चीज़ें हैं आपके प्रश्न, मेरे ख्याल से इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा ये है कि ये गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और इतने चुनाव लड़े और जीत के आ गए, लेकिन नतीजे पे तो देखिए, शायद कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन इनकी सीटें तो कम हुई हैं, इनके वोट तो कम हुए हैं। केशुभाई पटेल जिनको 127 सीटें आई थी, और माधव सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में हमारी 149 सीटें आई थी। आज तक वो जो फिगर है या वो रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं सके। जब भी चुनाव लड़े हैं तब इनकी सीटें कम हुई है या परसेंटेज भी कम हुआ है। अगर इतने लोकप्रिय है, इतना अच्छा काम किया है, इनका मॉडल बहुत ही अच्छा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा, जहाँ तक मॉडल का सवाल है, आपने बात छेड़ी है, उसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ आए तो ज़रा घूम के देखिए। चुनाव के बाद अगर एक हफ्ता रहेंगे, ट्राइबल एरियाज में जाइए, देहात में जाइए, बाकी जगह पे जाइए, शिक्षा की क्या स्थिति है? टीचर्स नहीं है, क्लासेस बंद पड़े हुए हैं। उनके अपने क्षेत्र में, मणिनगर में कॉलेजेस, उसमें 34% शॉर्टफॉल है। हमारे यहाँ 7 यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रार नहीं है एक भी यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी ऐसी कि जहाँ वाइस चांसलर नहीं है। और गुजरात का प्राइमरी एजुकेशन में 28वां नंबर है, सेकेंडरी में 14वां नंबर है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण इतना है। जब सवाल पूछते हैं कि इस तरह से यहाँ कमज़ोर क्यों हैं लोग, महिलाएं कमज़ोर क्यों हैं, बच्चे कमज़ोर क्यों हैं, कुपोषण क्यों है, तो कहते हैं कि गुजरात की महिलाएं फिगर कॉन्शियस है। जिसे गैर जिम्मेदाराना जवाब कह सकते हैं। तो ये एक अब जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेवार इंसान है, कम से कम अगर कोई प्रश्न पूछे उसका तो सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो दीजिए। लेकिन आपको चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून और व्यवस्था हो, चाहे 24 कलाक बिजली की बात कर रहे हैं, जरा पूछिए देहात में जाके, किसानों को पूछिए कि क्या हालत है। रोजगारी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं बढ़ा। जब थे वो 16 लाख 2001 में था, 22 लाख हुए, 0.5% का इंक्रीज हुआ, इजाफा हुआ। 10 लाख से ज़्यादा लोग आज बेरोजगार हैं। तो हालत तो देखिए, यहाँ के जाके लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब वहाँ जाके कह दिया उन्होंने वाराणसी में कि साबरमती नदी का मैंने शुद्धिकरण कर दिया है, मैं अभी गंगा जो है उसका शुद्धिकरण। अरे अपने दिल का तो पहले शुद्धिकरण करिए, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। आप आए हैं, जरा अहमदाबाद चले जाना, साबरमती नदी से एक आध गिलास पानी उठा के पी लेना। अगर आप बीमार न पड़ जाए तो मैं शर्त लगा दूंगा, खुद ही जाके पी लें, मैं उनको कहूँगा। दूसरे दिन उनको सारी मीटिंगें कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब पॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे जो हालत है, लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह का एयर पॉल्यूशन है और वाटर पॉल्यूशन भी है यहाँ पे, तो ये तो गुजरात की हालत है। और गुजरात के मॉडल, गुजरात मॉडल, इट मे बी मोदी मॉडल बट इट कांट बी गुजरात मॉडल। जिस दावे के आधार पर नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, आपको लगता है कि लेकिन जनता क्यों नहीं रिजेक्ट करती है? नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट क्यों कर रही है 4 बार? ये गुजरात की बात है। एक कभी कभी क्या है कि माइंडसेट बन जाता है, कभी कभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है,
कभी कभी कम्युनल लाइन पे भी बात होती है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, बाकी सारे फैक्टर है। आज तक जो बात कर रहे थे अब अपना उनका एजेंडा तो शुरू से चेंज करके आए। जनाधिकार बना था तब जो बात की थी, फिर जनसंघ बना, और फिर जनता दल बना, फिर भारतीय जनता पार्टी। मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो आपने अच्छा सवाल उठाया, जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस लोगों के दिल में है। आप कोई भी देहात चले जाइए, आप कांग्रेस से आप वहाँ पे मिलेंगे। अंग्रेज अगर नहीं हटा पाए, ख़त्म नहीं कर पाए कांग्रेस को, अंग्रेजों को कांग्रेस ने भगा दिया, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। जिस दिन कांग्रेस नहीं रहेगी, ये बात चाहे कुछ भी कर लें, कभी भी कांग्रेस को, जो लोगों के दिल में कांग्रेस बैठी हुई है, हटा नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, आप देख लेना कि इनके क्या हाल होंगे, देश की जनता क्या हाल। नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे, आपको लगता है? जी, प्रधानमंत्री बनाना नहीं बनाना आखिर तो मतदाता तय करते हैं। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है, और जो माहौल में देख रहा हूँ, आखिर तो ऊपर वाला भी तो देखता है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। बट अल्टीमेटली कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, देश की जनता तय करेगी, और देश की जनता का जो फैसला होगा वो सर आंखों। मनमोहन सिंह की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो डिजास्टर साबित होंगे? सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा है, बाकी जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनका भी यही मानना है। और ये मेरे ख्याल से इनकी दुरंदेशी है, सोच रहे होंगे कि आइडियोलॉजिकली ओवरनाइट किसी की आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो सकती है। कोई कैसे कह सकता है कि अब मैं सबको साथ लेके चलूँगा। लेकिन जो किसी का माइंड सेट है, एक जो मेंटालिटी बनी हुई है, मुझे नहीं मालूम कि इंसान का अगर माइंड सेट है, ठीक है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि ऐसा कोई हृदय परिवर्तन इनका होगा और इनका दिल साफ होगा। क्योंकि असल में तो जब देश की बात करते हैं, देश को अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, कोई जो दुश्मन देशों का सामना कर सके, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिलों की एकता होना जरूरी है। जहाँ तक वो नहीं होगी, देश मजबूत नहीं हो पाएगा, राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस मजबूत हो सकता है कि आप चुनाव जीत लें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो देश के हित में ना। लेकिन जिस मजबूत देश की बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि 2009 में मनमोहन सिंह को आपने प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया और उस सरकार बनी, यूपीए 2 की सरकार बनी, लेकिन उसी मनमोहन सिंह के चलते अब जो चुनाव हो रहे हैं, एक कमजोर प्रधानमंत्री की छवि से आपको नुकसान हुआ? कमजोर है, ये सिर्फ ऑपोजिशन का जो भी है एक प्रचार है और एक सोची समझी रणनीति है। उसी के तहत उन पे पहले अटैक किया गया, फिर नेहरू गांधी परिवार पे अटैक किया गया। वो जानते हैं इनको अगर कमजोर करेंगे तो कांग्रेस अपने आप कमजोर हो जाएगी। जो आप कहते हैं वो सही नहीं है। यूपीए 1 यूपीए 2 में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी कि जो देहात में रहने वाले लोग हैं, चाहे शहर में रहने वाले लोग हो, जो मध्यम वर्ग के लोग हो, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचने की यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस ने उन तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा हुई। आपको लगता है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते पार्टी को नुकसान हुआ? ये जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फिनोमिना, वैश्विक जो फिनोमिना है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। अगर सत्ता में ये होते तो आज जिस तरह से कांग्रेस ने कंट्रोल करके रखा, यूपीए में जो कंट्रोल हुआ, आज देश की हालत इनके शासन में और बदतर होती। कम से कम कुछ तो कंट्रोल हुआ है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो सांसद हैं दागी, उन पर वो कार्रवाई करेंगे। पहले ये तो करें, शुरुआत तो करें, यहाँ से शुरुआत करें। पहले 2 मिनिस्टर को तो निकालें। कहना बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं। इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए। ये 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों मैनिफेस्टो देख लीजिए, कितने परसेंटेज काम हुआ है, कितने लोगों को रोजगारी मिली, कितने लोगों को मकान मिले। शिक्षा की बात कर रहे थे, बाकी बातें कर रहे थे, उसमें से कितना हुआ? ये जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जरा किसानों को जाके पूछिए, तो उनसे पूछिए कि क्या हालत है। इनके दावे बिल्कुल खोखले हैं। आपके केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी कैंपेन पे खर्च कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी कि सरकार आपकी है, हम इलेक्शन कमीशन को लिख के दे देंगे, अगर कोई भी शिकायत आपको मिलती है तो जांच करवा लें। ये तो सीख, एक तो जो खर्चे जो है दिखाई देते हैं, एक जो रिकॉर्ड पे दिखाए जाते हैं, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो आप जांच क्यों हो करवा सकता रहे हैं? है, सरकार आपकी है। ये चुनाव अभी तो शुरू हुआ है,
अभी तो वो तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव के दौरान भी आप करवा सकते हैं। तो चल रहे हैं। मैं जहाँ इलेक्शन तक कमीशन को लिख के नहीं दूंगा। जांच लोगों को जो चीज दीवार पे लिखी हुई दिखाई देती है, हमारी कैंपेन देखिए, इनकी कैंपेन देखिए, कौन कितना खर्च कर रहा है, ये भी तो सिर्फ धारणा पब्लिक परसेप्शन पे ही चलते हैं ना। ये लोग जिस तरह से प्रचार करके कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, ये कौबान के, एक स्कैम किए, हमारे पास पैसे होते तो जिस तरह से ये पैसे खर्च करते, पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो क्या आपको फिर लगता भी है जो कि भी हमारी सीलिंग है, ये इलेक्शन कमीशन ने दिया, उस हिसाब से हम लोग हमारे अपने जो लिमिटेड खर्च है उससे हम चला रहे हैं। नहीं, तो इस बार कॉर्पोरेट सेक्टर क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी को ज्यादा मदद कर रहा है? मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा लेकिन हूं। जिस तरह से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग, ये धारणा है, पब्लिक परसेप्शन है कि ज्यादा पैसे जो भी है उनको मिल रहे हैं। तो ठीक है, स्वाभाविक है, कुछ लोग हमको भी देते हैं, कुछ उनको भी देते हैं, लेकिन लगता है कि जो माहौल है, जो प्रवाह है, वो हिसाब से कुछ पैसे उनके पास ज्यादा। ठीक है, तो आपने कहा आपने कहा कि जांच होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर जो बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है। नहीं, हमने ये कहा था कि जो पैसे जिस तरह से खर्च किए जा रहे हैं, कम से कम मीडिया भी उसकी जांच करे, उसके बारे में क्या है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, तो उस पर रिसर्च भी होना चाहिए, क्योंकि कंसर्न तो कोई भी है। तो मैंने अपनी कंसर्न जाहिर की थी। तो अहमद भाई आपने माना इस बात को, लेवल अहमद भाई आपने इस बात को माना कि जो माहौल है और उसको देखते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर नरेंद्र मोदी को ज्यादा फेवर कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको लगता है हमारा जो ऑब्जेक्शन था वो ये था जी, आपने कहा कि कुछ मीडिया लोगों के तो फेवर की जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर बेचारे दुखी है कि इनकी फेवर की जाती है, हमारी नहीं की जाती है और हमें अन्याय किया जा रहा है। तो यही नहीं है कि पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को हम बदनाम करना चाहेंगे या उन पे हमारा आरोप है, ये हमने कभी नहीं कहा। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, उनको भी अपना कामकाज करना है, कारोबार करना है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते हैं, फंड देते हैं, और अब तो इलेक्शन कमीशन का बाकी गाइडलाइन भी है, चेक से भी देने चाहिए, चेक से भी दे रहे हैं कुछ नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो माहौल देख के ही मदद करता है किसी पार्टी। तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, तो मेरा इससे रिलेटेड ये सवाल है कि क्या आपको इस बात की पॉसिबिलिटी, या आप ओपन हैं इस बात को लेकर कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी या बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए थर्ड फ्रंट को समर्थन देने के ऑप्शन, नतीजे तो आने दीजिए। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसा क्यों कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए 3 की बनेगी, टिकट फ्रॉम मी, ओके। अगर नहीं बनी कांग्रेस की, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं नहीं बनी? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं अहमद भाई, जो भी सर्वेज आ रहे हैं उस सर्वे में थर्ड फ्रंट को या गैर एनडीए, गैर कांग्रेस, अभी सर्वे देखे थे, इन्होंने दावा भी किए थे 150 सीट लाने वाले थे। कितनी सीटें हम सबको मालूम है, कितनी जगहें हमको सब मालूम है। सब जो नतीजा जब आएगा तब जो भी फिगर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्थिति होगी वो हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना ओपन है। कांग्रेस पार्टी अपना, हम तो कह रहे हैं बन रही है, फिर ओपन का कहां सवाल आया? नहीं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 3 बनेगा, और जब ऐसी स्थिति आई तब हम उस पर सोचेंगे कि क्या करना है। अभी से मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अहमद भाई, कांग्रेस कोर ग्रुप के मेंबर हैं, कभी आपको ये एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री के फैसले में सोनिया गांधी की भूमिका रही, जैसा कि प्रधानमंत्री अगर जिसने भी ये कहा बेबुनियाद आरोप है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई एक मिनिस्टर भी ये कह दे कि कहीं पे सोनिया जी ने कोई फाइल मंगाई है, उन्होंने फाइल भेजी है, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। एक मिनिस्टर, हमारी बात तो छोड़िए, जो हमारे एलाइज है उसमें कभी किसी भी टाइम पे न तो अपने विचार थोपने की कोशिश की है। यस, पार्टी के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में उन्होंने सुझाव दिए होंगे, लेकिन जब भी कोई सब जो निर्णय होता है, जो डिसीजन हुआ, सबने मिल के लिया, उन्होंने हमेशा माना है। कभी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसमें इंटरफियर करने की कोशिश नहीं की। ये बेबुनियाद है, निराधार है। लोगों के मन में एक बात गई कि अहमद पटेल, चूंकि अब जो नया नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है, बहुत सारे पुराने नेता नहीं, इसके और इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल पार्टी में एक्टिव हूँ, रहूंगा, और जब पार्टी पे अगर कोई तकलीफ आती है, मैंने तो 77 भी देखा है, 89 भी देखा है, अनेक क्राइसिस देखी है, और अगर पार्टी पे कोई क्राइसिस जो आने वाली नहीं है, अगर तकलीफ हुई तो मैं सबसे ज्यादा एक्टिव होकर काम। तो इतने बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, अहमद पटेल क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? 77 आपने खुद कहा, 84 में चुनाव लड़ा आपने, 3 बार भरूच से आपने चुनाव जीता। बिल्कुल, 5 चुनाव में लड़ा हूं। 5 चुनाव लड़े। तो यहाँ पे अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, इतने मधुसूदन मिस्त्री आपके बगल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अहमद पटेल क्यों नहीं उन्होंने ऑफर किया? जरूर, ऐसे मुझे लगता कि मुझे चुनाव लड़ना है, यहाँ पे हमारे बाकी लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हाई कमान कहे तो वही लड़ना है, ऐसा नहीं है। और मेरी जब इच्छा होगी तब मैं खुद टिकट मांगूंगा, पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा।